नमस्कार, मैं पवन केसवानी, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू हत्याकांड को लेकर सीबीआई ने जो चार्जशीट प्रस्तुत की है, उस चार्जशीट में क्या क्या लिखा हुआ है, इस बारे में कुछ अहम खुलासे हुए हैं। आने वाली 8, 9 और 10 अक्टूबर को 23 गवाहों के बयान होने हैं, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पर जाकर मैंने खुद भुवनेश्वर साहू के पिता और मौजूदा समय में साजा से भाजपा के विधायक ईश्वर साहू से बात की और साथ ही उन लोगों से भी बात की जो 2 मुसलमानों के हत्याकांड के आरोपी बनाए गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि 8 अप्रैल 2023 को भुवनेश्वर साहू की कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने निर्ममता पूर्वक मॉब लिंचिंग से हत्या की थी। क्योंकि उस वक्त चुनाव को लेकर बहुत कम समय बचा था, तो एकजुट होता हिंदू समाज जिस तरह से सड़कों पर उतरा, उसके बाद पैदा हुए जन आक्रोश से घबराकर उस समय की भूपेश बघेल सरकार ने भुवनेश्वर साहू हत्याकांड के 2 दिन बाद यानी 10 अप्रैल 2023 को उसी बीरनपुर के 2 मुस्लिम पिता पुत्रों की हत्या की एक नई तस्वीर रखवा दी। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त धारा 144 लगी थी। ग्राउंड जीरो पर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। उस वक्त बेमेतरा जिले के एसपी कल्याण अलेक्सेला और उसकी टीम ने जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की थी, जहां ऐसा माना जा रहा था कि उनकी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, यही हुई है। और हत्या करने वाले अलग अलग गांव से कुछ ऐसे युवा आए थे और तो और एक ऐसा विकलांग व्यक्ति भी था जिसे आरोपी बताया गया। ढेर सारी कहानियां गढ़ी गई। ऐसी कहानी से यह साबित करने की कोशिश की गई कि जब भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई है तो उसके प्रतिकार में हिंदुओं ने 2 मुसलमानों की हत्या कर दी है। हमारे देश में आजादी के बाद से हिंदू मुसलमानों को लेकर इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति का खेल कोई नया नहीं है। लंबे समय से जो कुछ चलता रहा, मौजूदा दौर में जागरूक हो चुकी जनता गहराई से समझ रही है। सीबीआई ने तो भुवनेश्वर साहू हत्याकांड को लेकर चार्जशीट प्रस्तुत की है। रहीम मोहम्मद जिनकी उम्र 55 साल थी और उनके बेटे ईदुल मोहम्मद जिनकी उम्र 35 साल थी, दावा किया गया था कि इनकी भी मौत 10 अप्रैल 2023 को अलग अलग गांव से आए हुए लोगों ने हत्या कर दी। ऐसे लोग जो आपस में ढंग से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ऐसे लोगों से मैंने बात की और गहराई से समझने की कोशिश की कि उनका मामला न्यायालय में चल रहा है। समारू जी, आप देख सकते हैं पैर से लाचार है, ये चल नहीं सकते, लेकिन बताया गया कि पिता पुत्र ईदुल मोहम्मद और रहीम मोहम्मद की हत्या में ये शामिल थे। कितने समय जेल काट के आए आप? 1 साल। 1 साल जेल काटे। कहाँ थे उस वक्त? आपके बारे में जो आरोप लगाया गया है कि तब मैं खेत गया था। खोमेन जी, आप क्या करते थे उस वक्त? जी, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। अभी कर रहे हैं? जी, अभी काम कुछ नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा आपको? नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है? आपराधिक नज़र से देख रहे हैं ना, जेल काट के आ गया हूँ तो कोई काम नहीं दे रहा है मेरे को। तो क्या बोल के पुलिस वाले पकड़ के ले गए आपको? बोले कुछ नहीं, चलो काम है करके ले गए। उसके बाद वहाँ वारंट बना दिए। पूछे कुछ लोग को, क्या पूछे। कितने समय जेल में थे? मैं 10 महीना जेल में था। वैसे उम्मीद है छूट जाओगे, बाइज्जत बरी हो जाओगे? बाइज्जत बरी तो होंगे, क्योंकि गलती नहीं की है तो बाइज्जत तो बरी होना ही होना है भाई। मैं 12 पास किया हूँ, उसके बाद मुझे डायरेक्ट जेल लेके गया। जेल से आने के बाद मैं अभी ड्राइवरी का काम करता हूँ और ड्राइवरी का काम करता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मुझे गलत नीयत से देखे या अपराधी ऐसा सोच। मैं पढ़ाई कर रहा था BA फर्स्ट ईयर का, जिससे मेरा परीक्षा भी चल रहा था उस समय। जो मेरे को उठाया वो 26 अप्रैल को था और मेरा परीक्षा था 27 अप्रैल को। तो इसी बीच मेरा पढ़ाई भी छूट गया और मैं अभी गांव में ही काम करता हूँ। कितने समय जेल में? 100-150 रुपये रोजी मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूर बना दिया हालात में? मजदूर बना दिया और गांव वाले भी देखते हैं गलत नज़रिए से। मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। मैं समाज में भी एक कलंकित व्यक्ति टाइप से हो गया हूँ सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देर है अंधेर नहीं। सरकार से भी हमारी ये मांग है कि सरकार भी हमारे लिए कुछ करे। जी बिल्कुल, होना चाहिए। आपकी पढ़ाई छूट गई बहुत। कितने समय जेल में थे आप? हम 10 महीने थे सर। मेरे को, मैं खेत गया था, उसी समय उठा कर ले गया वहाँ। खेत से उठा के ले गए? हाँ। कितने समय थे जेल में आप? मुझे ना 10 महीना रखा है। कहीं पे कुछ हो जाता है तो लोग देखने जाते हैं। हाँ। तो हम लोग लगभग ना 4 बजे के आसपास वहाँ पे गए थे। चालान में लिखा था कि मोबाइल के आधार पे, लोकेशन के आधार पे लिए गए हैं, लेकिन सिर्फ इसी आधार पे। लेकिन हमारा जो लोकेशन था वो 4 बजे के बाद ही गए थे हम लोग, और वहाँ पे लोकेशन पे 12 बजे और 2 बजे का दोनों का लिखा है अलग अलग। अच्छा। जबकि साथ में गए थे। और हमारे छत्तीसगढ़िया मन के भोलापन उठा के फायदा उठा के तत्कालीन कांग्रेस सरकार है ये मल्ला आरोपी बना दी।
छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि समय चिक्कन कोरे बर सुघर समरे गांथे बर चौतरा मन के ठोंका बर चुंदी लपटिया लेते। ये लगत रही कि कांग्रेस सरकार महन ये क्षेत्र के जो विधायक रही से ओला लगत रही कि मैं पावरफुल हाँ और आरोपी ऐसे बना है जिन पढ़ैया लड़का है, आरोपी ऐसे बना है जिन कृषि मजदूरी करते और ऐसा मन ला आरोपी बना के अपन राजनीतिक जिन पापड़ बेलना चाहत रही से ऐसे मोला अपन अंदर से आवत रही से मन गुनेगार नहीं है। और तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार रही से बहुत अकन आरोप लगई से हमार लइका मन ला लेकिन जो RSS प्रवृत्ति के संघ से जुड़े हुए जो रही से वो मन ला बजरंग दल के लइका मन ला लेके है जिन्हा संस्कृति और धर्म ला बचाए के हमार रक्षा करे के खातिर अपन जान निछावर कर देते। उस समय मुझे भी मतलब तत्कालीन SP कलेक्टर के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया गया और कहा गया कि आप क्यों ऐसे लड़ाई लड़ रहे हो। और मैं समाज के लिए, देखिए हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है और जिस तरीके से इन युवाओं को उठा के ले गया है तो इन युवाओं के लिए लगातार मैंने संघर्ष किया और हम भरोसा रखते हैं हमारी भारत की न्याय प्रक्रिया पे। इस मामले में आगे क्या होगा मैं विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल यह समझने की कोशिश कर रहे हैं CBI ने जो चार्जशीट प्रस्तुत की है उसमें 12 आरोपियों के अलावा 6 अन्य आरोपी बनाए गए हैं, यानी आरोपियों की संख्या कुल मिलाकर 18 हो गई है। और भुवनेश्वर साहू की 9 अप्रैल 2023 को अंत्येष्टि के दौरान उसके पिता ईश्वर साहू से लेकर दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल मुझे जिस अंजोर यदू का नाम बता रहे थे, हैरानी की बात यह है कि आरोपी अंजोर यदू का नाम इस चार्जशीट में नहीं है। यहाँ साहू समाज के और कुछ अन्य हमारे समाज के लड़कियों को जबरदस्ती आसपास के और लौ जिहाद में फंसाकर उनको ले जाने लगे। अंजोर यादव के ऊपर भी कार्रवाई करने का निवेदन यहाँ के गांव वालों ने किया कि इसके कारण ही ये अशांति फैल रही है, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं है। नेतागिरी करता है अंजोर सिंह नाम का, जो वो बोलता अब साले लोगों को एक तेलुगु उठाऊंगा, बोलता यहाँ से 365 गाँव मेरे। बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की निर्ममता पूर्वक हत्या के बाद हमने कई बार ग्राउंड जीरो पर जाकर बीरनपुर की गलियों को देखा, वहाँ के हालात को देखा, तो हमें हैरानी हुई कि जहाँ एक खानपारा नामक इलाका था जिस इलाके में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी, बताया गया कि यहाँ रहने वाले लोग कबाड़ी और दूसरे ऐसे धंधे करते हैं जिनसे कोई कमाई नहीं होती, इसलिए संदेह का कारण भी पर्याप्त था। ईश्वर साहू का यही तो आरोप था कि वहां बाहर से लाए गए लोगों को बसाया जा रहा है और लौ जिहाद किया जा रहा है। इस बात से वहां उत्तेजना फैली और ऐसे माहौल में ही निर्ममता पूर्वक मॉब लिंचिंग से भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई। फिलहाल CBI ने भुवनेश्वर हत्याकांड के जिन 18 आरोपियों का नाम चार्जशीट में दर्ज किया है उनमें नवाब खान, जलील खान, बशीर खान, मुक्ता खान, शरीफ मोहम्मद, अब्दुल खान, अकबर खान, मोहम्मद जनाब, अयूब खान, निजामुद्दीन, रशीद खान, रशीद मोहम्मद उर्फ कल्लू, सलमान मोहम्मद, फजल खान, अफजल खान, आमिर खान, जमीर खान और अब्बास मोहम्मद। तो इस पूरी सूची में कहीं भी अंजोर यदू का नाम नहीं है, जबकि अंजोर यदू के बारे में दावा किया गया कि उस समय के साजा के विधायक और भूपेश बघेल सरकार के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र चौबे के ये बेहद करीबी थे, NSUI के कार्यकर्ता थे। साफ तौर पर ईश्वर साहू ने एक बार फिर मुझे दावे के साथ बताया कि अंजोर यदू ने ही हत्याकांड के पहले तमाम तरीके से बैठकें ली थी। क्या कुछ विधायक ईश्वर साहू ने मुझसे बात की, उस पर आप गौर करें। मेरे लड़के के जो हत्या की है, एक लव जिहाद का मामला था, वो एकदम उग्र हो गया था। लव जिहाद जो धीरे धीरे बढ़ते गए, हमारे फिर हिंदू धर्म सभा हुआ वहाँ पे, उससे जो चिंगारी जो निकला था उस धर्म सभा से, तो उसको कांग्रेस के लोग हवा देने लग गए, तो वो हवा ने एक विकराल रूप ले लिया था। उसमें मेरे नहीं, आज भी ताकतें विद्यमान हैं। जिन व्यक्ति का नाम आ रहा था, जिस समय आपने भी खुद कहा था किसी अंजोर यदू का नाम, मैं बड़ा खोल के बोलूंगा, नाम लेके बोल रहा हूँ, आपने स्वयं उसे आरोपी बताया था, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसे आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या आपकी अभी भी वही मांग है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए? उस जैसे और भी लोग थे, क्योंकि आपकी लिस्ट थोड़ी लंबी थी। जहाँ तक मुझे पता है कि उतने लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि मामला अब CBI जांच जैसी एक उच्च स्तरीय जांच पे पहुँच चुका है। तो यहाँ हमारा बहुत ज़्यादा कहना लाजमी नहीं होगा, फिर भी जो बातें खटकती वो मैं कह रहा हूँ। आप कैसे देख पा रहे हैं अंजोर यदू की गिरफ्तारी नहीं हुई, या कुछ लोग बाहर घूम रहे हैं? नहीं, हम तो बहुत कोशिश की है, क्योंकि हमने भी वहाँ रहते थे तो ज़्यादातर वो मुसलमानों से ही मीटिंग लेते थे, मुसलमान लोग को बिठा के मीटिंग लेते थे। कौन लेता था? वही अंजोर यदू। कहाँ से इतनी ताकत मिली थी उसको?
उसके ताकत वही पूर्व जो विधायक था उससे ताकत मिली थी। नाम लेने से बच रहा हूं, रविंद्र चौबे, मैं खुल के बोल रहा हूँ। हाँ, जो वर्तमान में जो है विधायक था उसके हर दिखता था, ठेकेदारी करता था, यहाँ कॉलेज में वो अध्यक्ष था, उसको इनाम दिए थे, उसे बड़ा जुड़ाव था, उसके घर में जाते थे शादी में तो छठी में, तो करीबी था उसका पावर बताते थे वो, हमने खुद अपने कानों से सुना है। भुवनेश्वर साहू की जब हत्या हुई थी उसके बाद ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने लगातार पड़ताल की। बेहद विषम हालात थे उस समय की सरकार किसी भी कीमत में अपने विरुद्ध ऐसे माहौल को दबाना चाहती थी। पत्रकारों को रोका जा रहा था, खुद मुझे ग्राउंड जीरो पर जाने से रोका गया। बेहद विषम हालातों में हमने जो पड़ताल की, जो जानकारी मिली, उसमें लोग बार बार चीख कर अंजोर यदू और कांग्रेस से जुड़े तमाम लोगों का नाम ले रहे थे। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये मामला पूरी तरह लव जिहाद से जुड़ा हुआ है। जहां बात लव जिहाद की आती है तो कांग्रेस की एक अलग राजनीति होती है। तुष्टीकरण का खेल जिस तरह से चल रहा है, गहराई से समझने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक आबादी सनातन की आबादी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का जो एजेंडा है वो हर किसी को मालूम है। यही कारण रहा कि लव जिहाद वाले एंगल से अलग यह समझाने की कोशिश की गई कि भुवनेश्वर साहू हत्याकांड के पहले एक माहौल बना था, कुछ बच्चों का झगड़ा हुआ था, बच्चों के झगड़े के बाद विवाद गहरा गया, लेकिन असलियत कुछ और थी, जो मैंने खुद शमशान घाट जाकर चिता पर जलते हुए भुवनेश्वर साहू के बेबस पिता ईश्वर साहू और भुवनेश्वर साहू के छोटे भाई कृष्णा से बात की थी। उनकी बातों को सुने और मौके पर जो लोग कह रहे थे उन पर भी आप गौर करें। भुवनेश्वर बचाने के लिए गया सर। क्या हुआ, उसको ना घेर लिए, हमको 6-7 जने थे, हमको घेर लिए सर। जो ईट उट से मारना चालू कर दे, जहाँ लेडीज लोग ना पूरा छत से ईट उट मारना चालू कर दे। फिर एक लेडीज आई, हम लोग भाग रहे थे तो मेरे भाई को निकली घर से और डंडा मार दिया मेरे भाई के सर पे, वो थोड़ा बेहोश टाइप से हो गया। और उसके बाद 2-3 जने लड़के आए और मेरे भाई को चाकू मार दिया सर, चाकू मार दिया। फिर भी उसका जान था, वो छटपटार उठा तो उसको घसीटते मस्जिद में लेके गए। फिर मस्जिद से और मार कर ना बाहर में निकाल कर फेंक दिए थे। जब हमारी धर्म सभा हुआ था ना, उस दिन से हम लोग के लिए चिढ़ा हुआ था। जो लड़की हमारे हिंदू समाज की लड़की लोग को लेके लेके गए, अपने बहू बेटी बनाए, तो हम लोग धर्म सभा किए। और धर्म सभा हुए तो हमारे साहू समाज के हिंदू समाज के लोग आए थे, बोले ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, हमारे बहू बेटी नहीं बिगड़ना चाहिए, अपने धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को समझाया वो लोग कि उनसे लेन देन बंद करो, उससे व्यवहारिक बंद करो, हम काका दादा करके रिश्ते बना लेते और हमारी लड़कियों को बहू बेटी को ले जाते, तो उससे दूर रहो। इस हिसाब से हमारी मीटिंग हुई थी, तो लोग उनका गलत उपयोग लिए। हिंदू समाज के 7-8 लड़कियों को बहला फुसलाकर इन लोग अपने गिरफ्त में लेते हैं। पास में कहीं का हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल है, लोकल इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत हमारी जो बच्चियां होती है 16 साल से इन लोग उन अपनी गिरफ्त में लेना चालू करते हैं। मेरे ही लड़की को 4 साल पहले और ले गए हैं, उसके बाद इसी वर्ष मेरे भाची को भी और ले गए हैं, उसी मुसलमान। कैसे ले जाते हैं इसको कुछ नशीला पदार्थ खिलाता है, कोई जादू से ले जाता है, ऐसा अपने बस में कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है। धर्म परिवर्तन कर ले तो नाम कुछ बदल देता है। इसी गांव में दिनांक 5 फरवरी को एक लव जिहाद का केस हुआ था, जिसमें हमारे द्वारा उसका विरोध किया गया और उसी समय प्रशासन को ये बता दिया गया था कि जो मेन सरगना है यहाँ के अंजोर यदू और राशिद खान, इनको पुलिस अरेस्ट नहीं की। उसी समय यदि ये अरेस्ट कर देती तो आज ये दिन दुखद घटना हमको नहीं देखना पड़ता। उनके संरक्षण में ही ये सब हो रहा है। तो आपने गौर किया होगा कि मृतक भुवनेश्वर साहू के छोटे भाई कृष्णा साहू, जैसा कि उस पूरी घटना के गवाह हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, साफ तौर पे बता रहे थे कि भुवनेश्वर की हत्या मस्जिद के अंदर हुई है। बस इसी एक लाइन से उस समय की मौजूदा सरकार को काफ़ी ऐतराज़ था। 9 अप्रैल 2023 की हमारी उस खबर को रोकने की काफ़ी कोशिश की गई, हम पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बेहद विषम हालातों में हमारी उस खबर को 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। गहराई से हम पड़ताल करते गए और जैसा कि मैंने विश्लेषण के शुरुआत में ही बताया था, 10 अप्रैल 2023
23 को बीरनपुर के समीप उसी गांव के रहने वाले मुस्लिम पिता पुत्र की हत्या की गई थी। बेहद संदेहास्पद हालातों में यह हत्या उस समय हुई थी जिस वक्त विश्व हिंदू परिषद ने बंद बुलाया था, यानी बंद और धारा 144 के बीच में वो हत्या हुई थी। मैंने एक एक कर जो आरोपी बनाए गए थे उनसे भी बात की, उनके दर्द को भी हमें समझना होगा। इसे लेकर एक विस्तार से मैंने अलग से वीडियो बनाया है। विधायक ईश्वर साहू से भी जो मैंने बातें की है, विस्तार से एक इंटरव्यू किया है, उसे भी आप एक अलग वीडियो में देख सकते हैं। भुवनेश्वर साहू की जिस निर्मम तरीके से हत्या की गई थी उसके बाद समाज में काफी आक्रोश व्याप्त था, खासकर साहू समाज उद्वेलित था। यही कारण रहा कि उस समय की भूपेश बघेल सरकार ने ईश्वर साहू को काफी प्रलोभन देने का प्रयास किया, सरकारी नौकरी से लेकर 10 लाख रुपए अलग से देने की बात की, लेकिन बेहद गरीबी और विषम हालातों में भी ईश्वर साहू नहीं डिगे, बल्कि ईश्वर साहू ने कई बार मुझे ये बताया कि आरोपियों की संख्या 40 से ज्यादा है, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में बहुत कम आरोपी बनाए। सीबीआई ने बाद में 12 के अलावा 6 और नाम जोड़े। कुल मिला के इस मामले को दबाने की जितनी कोशिश की जा रही थी और लोगों के आक्रोश को भी परखा जा रहा था, यही कारण रहा कि साजा से 7-7 बार चुनाव जीतने वाले रविंद्र चौबे जो उस वक्त मंत्री थे, वो डर के मारे बीरनपुर नहीं गए, वो डर के मारे मृतक भुवनेश्वर साहू उनके परिवार को सांत्वना देने नहीं गए। और तो और साहू समाज से आने वाले उस समय के गृह मंत्री तामध्वज साहू भी उनसे मुलाकात करने नहीं गए। यही कारण रहा कि जनता में काफी आक्रोश पनप गया और जब भारतीय जनता पार्टी ने 9 नवंबर 2023 को ईश्वर साहू को टिकट दिया तब समाज में इसका बहुत गहरा संदेश गया। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सीटें बढ़कर जब 72 हो गई थी, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में बीरनपुर की घटना के बाद ऐसा दावा किया जा रहा है कि उस घटना ने काफी असर छोड़ा और कांग्रेस की सीटों की संख्या आधे से भी कम यानी 35 रह गई और भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से 54 सीटें मिली। इतनी सीटें इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिली थी। मौजूदा हालात में सीबीआई की चार्जशीट में जो बातें लिखी है, जिसका खुलासा हुआ है, हो सकता है इसे लेकर आने वाले दिनों में कुछ राजनीतिक बयानबाजी भी हो, लेकिन सीबीआई जैसी संस्था जब जांच करती है, पड़ताल करती है, वैज्ञानिक आधार पर एक मजबूत पड़ताल के साथ जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तब ऐसा माना जाता है कि सजा की संभावना बढ़ जाती है। आने वाले 8, 9 और 10 अक्टूबर को जो गवाह प्रस्तुत किए जा रहे हैं उससे ट्रायल की औपचारिक शुरुआत होगी। हमारे देश की न्याय व्यवस्था थोड़ी लंबी है, थोड़ी पेचीदा है, यही कारण रहा कि जल्दी न्याय नहीं मिलता। इसलिए लगातार आवाज उठती रहती है कि न्याय व्यवस्था में सुधार किया जाए। फिलहाल हमारा भी इंतजार है आने वाले दिनों में क्या कुछ नई बातें निकल कर आती है, खासकर ऐसे माहौल में जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लगभग 2 साल होने को है। न्याय व्यवस्था को लेकर ढेर सारी खबरें हम लगातार दिखाते रहते हैं, क्योंकि राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। हमारा मानना है अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। बुरे लोग लगातार राजनीति में काबिज रहते हैं, इसलिए राजनीति को बदनाम करते हैं। देश और समाज के लिए बेहतर होगा कि लोग अच्छी इच्छा शक्ति के साथ राजनीति के माध्यम से देश और समाज की सेवा करें। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, प्यार दें, प्यार बांटें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।